रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। लोकसभा में आज ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन 2025 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सहित अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। रूस के 3 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। व्यापारिक बैठकों में भी लेंगे भाग। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेज। बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। रश्मिका सहगल ने 2 स्वर्ण और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे, जिनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात तक घोषित होंगे। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं और कुल 245 सदस्यों की क्षमता वाले राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 293 और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी ने 11 सांसदों के समर्थन के साथ उन्हें 433 सांसदों का समर्थन है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन होगा और आपको बता दें कि 11 बजे इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ये नामांकन होगा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सरगर्मी तेज है, जिसे लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की संसद भवन परिसर में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अनुभवी भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय कराया और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का जिक्र किया। वहीं एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया कि एक अच्छे और योग्य उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर एनडीए के उम्मीदवार पर सर्वसम्मति के प्रयासों के बीच इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. वहीं एनडीए उम्मीदवार पर सर्वसम्मति के प्रयासों और संकेतों के बीच इंडी गठबंधन के अपने प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा हमलावर है।
जब हम अपोजिशन में थे, हमने बहुत बार सत्ता पक्ष की जो कैंडिडेट होते हैं उनको हमने खड़ा किया, उनको समर्थन किया। विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं रहा, बिकॉज विपक्ष सिर्फ कैओस के ऊपर जिंदा है कि कैओस करेंगे तो कुछ हो जाएगा। Mr. Radhakrishnan is a known face throughout the country and he has been governor of 3 major states. So in that respect he is one of the best candidates which NDA has proposed, and perhaps tomorrow he is going to file his nomination. But after hearing what the India Alliance has done, I believe it is just opposition for opposition's sake. It will have no bearing on the election. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंच तैयार है, जिसमें सत्तारूढ़ एनडीए के सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडी ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी से होगा। वहीं दक्षिण भारत से आने वाले दोनों पक्षों के उम्मीदवारों की मजबूत प्रोफाइल ने उपराष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर का रुख करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दौर में आज लोकसभा में 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। 3 विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, संविधान का 130वां संशोधन बिल और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक शामिल है। गृह मंत्री इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को रेफर करेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन के लिए विधेयक भी आज लोकसभा में पेश होगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव इस बिल को पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सामाजिक गेमिंग समेत ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से राज्यों की सीमा पार या विदेशी स्रोतों से संचालित होने वाले रियल मनी गेम्स के संचालन, विज्ञापन या भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस विधेयक का लक्ष्य गेमिंग से पैदा होने वाली सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधित नुकसान से बचाना है। इसके साथ ही इस विधेयक में राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा आज लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर आगे की विशेष चर्चा जारी रहेगी। वहीं राज्यसभा में आज भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विचार और पारित करने के लिए इस विधेयक को पेश करेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके जरिए गुवाहाटी में देश का 22वां IIM बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 555 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी। और 21 अगस्त को संसद का मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा। अब तक के सत्र के दौरान बिहार के SIR समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। मंगलवार को सदन में हंगामा और नारेबाजी के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई। देखते हैं एक रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का दूसरा दिन संसद के दोनों सदनों में वही दृश्य देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने SIR के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी, जिसके चलते लोकसभा में भी प्रश्नकाल अधिक देर तक नहीं चल पाया। हम पैसा दे रहे हैं गरीबों के मकान बनाने के लिए, और तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत नहीं कर रही। ये अन्याय है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये पाप है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानों के खूब तीर चले। 11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीजें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीजें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें। ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहते क्या हैं कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए। दोपहर बाद लोकसभा में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पहुंचने के मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई,
लेकिन हंगामे के चलते चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई। आखिर कारण क्या है कि ये स्पेस जैसे विषय पर भी कांग्रेस बात नहीं करने देना चाहती। नाम्बी नारायण इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और 94 में इस कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया, स्टेट पुलिस के माध्यम से उसको अरेस्ट कर लिया। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र अब समापन की तरफ है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में अधिक कामकाज नहीं हो पाया है। प्रश्नकाल भी दोनों सदनों में अधिकतर दिन पूरा नहीं चल पाया है। राजेश राज, अमरेंद्र गुप्ता, शैलेंद्र मिश्र के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने समकक्ष सर्गेई लारोव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेता द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अपनी रूस यात्रा के दौरान एस जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित होगी। विदेश मंत्री मॉस्को में आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ओंटा यानी मोकामा से सिमरिया बेगूसराय के बीच 4x6 लेन राजमार्ग परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल भी शामिल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समांतर बनाया गया है, जिसकी मरम्मत के कारण भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी है। नया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा और भारी वाहनों की अतिरिक्त यात्रा दूरी को 100 किलोमीटर तक कम करेगा। इससे समय, ईंधन और लागत की बचत होगी। साथ ही ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली को भी बेहतर कनेक्टिविटी देगा। इस परियोजना की आधारशिला स्वयं पीएम मोदी ने रखी थी। इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम और इंजीनियरिंग की मिसाल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 9,814 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी। क्या रहे अहम फैसले, डालते हैं आइए एक नजर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा बूंदी में एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। राजस्थान में कोटा बूंदी नया एयरपोर्ट बनेगा 1,507 करोड़ रुपए से। ये आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। कोटा जैसा आप सब जानते हो इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है और देश भर से छात्र, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब आज एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। कोटा बूंदी एयरपोर्ट की क्षमता को देखें तो प्रतिवर्ष यह 2 मिलियन पैसेंजर के आसपास रहेगी। ग्रीनफील्ड के रूप में बनने वाले इस हवाई अड्डे के विकास में 1,507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी, जबकि इस एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से हो रही थी, जबकि यह प्रोजेक्ट 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कैबिनेट ने कटक और भुवनेश्वर के बीच 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 8,307 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी 8,307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा, एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे कोलकाता से चेन्नई का जो NH16 है
इसके ऊपर दोनों अवस्थित हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH-16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है, ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। 6 लेन का बनने वाला एक्सेस कंट्रोल रोड 111 किलोमीटर का होगा, जबकि नया रिंग रोड भारी वाहनों को कटक और भुवनेश्वर शहरों से बाहर निकालेगा। 3 नेशनल हाईवे और 1 स्टेट हाईवे भी इससे जुड़ेगा। रेल एयरपोर्ट को जोड़ते हुए रिंग रोड से व्यापार और उद्योग को गति मिलेगी, जबकि यह प्रोजेक्ट 2.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद देश में फंक्शनल एयरपोर्ट की संख्या अब 2 गुनी हो गई है। वहीं हवाई यात्रियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर 3 गुने से भी ज्यादा हो गई है। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with overspeeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर अपनी मानवीय प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण पेश किया। लद्दाख के लेह से चिकित्सा निकासी के तत्काल अनुरोध पर एक गंभीर रूप से घायल थाई नागरिक को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना के C-130J विमान को अल्प सूचना पर लेह से नई दिल्ली भेजा गया। यह मिशन चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में किया गया, जिसमें समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हुई और घायल थाई नागरिक की जान को बचाया जा सका। अभियान मानवीय सहायता के प्रति भारतीय वायुसेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई बारिश की मार से जूझ रही है। बीते कई दिन की लगातार बारिश से शहर की रफ्तार थम गई है। कहीं सड़क डूबी तो कहीं लोकल ट्रेनें ठप हो गईं। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े और झीलें नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बोरीवली में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 322 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में बारिश 200 मिलीमीटर से ऊपर रही। भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और कई जगह रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। लगातार बारिश के कारण मध्य रेलवे की लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। भारी बारिश के कारण मीठी नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह से बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। इस बीच मुंबई में भारी बारिश के चलते मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी एक मोनोरेल ट्रेन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। समय रहते मुंबई फायर ब्रिगेड ने एक बहादुरी भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी यात्रियों को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। भीड़ के कारण ट्रेन पर क्षमता से अधिक भार पड़ने से बिजली सप्लाई ठप हो गई थी, जिसकी वजह से 500 से अधिक यात्री घंटों तक ट्रेन में फंसे रहे।
और हिमाचल प्रदेश के चंबा में 1 घंटे के अंदर एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। पहला झटका सुबह 3:27 पर आया। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.3 थी। इसके बाद 4:39 पर एक और झटका आया। ये पिछले भूकंप की तुलना में तेज था और इसकी तीव्रता 4.0 रही। ये झटके तब आए जब लोग गहरी नींद में थे। एक के बाद एक झटकों से लोग सहम गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बुधवार तड़के भूकंप आने की जानकारी दी है। इसके अलावा एक अन्य भूकंप पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड किया गया है। और दिल्ली में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड्स एंड गर्ल्स स्काउट्स का 15वां एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल, विश्व बोर्ड अध्यक्ष सुश्री कैंडेला गोंजालेस और मालदीव, नेपाल व फिलीपींस के राजनयिक अतिथि मौजूद रहे। सम्मेलन में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन, महिला सशक्तिकरण व जलवायु परिवर्तन पर योगदान को रेखांकित किया गया। और देश में रोजगारी को लेकर एक अच्छी खबर है। जुलाई में बेरोजगारी दर में कमी आई है और ये घटकर 5.2% रह गई है, जो कि जून में 5.6% थी। ये जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। और इसको आपको बता दें कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS में दी गई है। बेरोजगारी दर घटने के साथ रोजगार में भी इजाफा देखने को मिला है। सर्वेक्षण के मुताबिक जुलाई के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 54.9% हो गई है, जबकि जून 2025 के दौरान ये 54.2% थी। असल में काम कर रहे लोगों का अनुपात भी बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों में ये जून के 53.3% से बढ़कर जुलाई में 54.4% हो गया। शहरी इलाकों में इसमें मामूली सुधार हुआ और ये जून के 46.8% से बढ़कर जुलाई में 47.0% हो गया। जुलाई से ग्रामीण महिलाओं के लिए WPR 35.5% हो गया, जबकि शहरी महिलाओं के लिए ये 23.5% है। जुलाई में राष्ट्रीय स्तर पर इसी आयु वर्ग की महिलाओं का WPR 31.6% था। जुलाई 2025 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में समान आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए LFPR 56.9% और 50.7% थी। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं का LFPR जून के 35.2% से बढ़कर जुलाई में 36.9% तक पहुंच गया। वहीं ग्रामीण पुरुषों के लिए LFPR जुलाई में 78.1% रहा, जबकि शहरी पुरुषों के लिए ये 75.1% दर्ज किया गया। आंकड़ों से साफ दिखता है कि रोजगार में सुधार सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में भी जारी है। और सरकार ने घरेलू बाजार में कपास की कीमतों को स्थिर रखने और कपड़ा उद्योग को सहारा देने के लिए कच्चे कपास के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्कों को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। ये छूट 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार इसमें 5% मूल सीमा शुल्क, 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकार और दोनों पर लगने वाला 10% सामाजिक कल्याण अधिभार शामिल है। छूट के बाद कपास पर कुल 11% आयात शुल्क लगेगा। इस कदम से सूत कपड़ा परिधान में उत्पादन लागत घटने की उम्मीद है, जिससे निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। और रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेजी के साथ चल रहे हैं। खबरों के मुताबिक बुडापेस्ट में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के बीच यूक्रेन की यूरोपीय संघ में संभावित सदस्यता पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने बुडापेस्ट को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच संभावित वार्ता की मेजबानी के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना पर भी चर्चा की। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि यूक्रेन और रूस हंगरी को वार्ता स्थल के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं।
अटलांटिक महासागर में आया तूफान एरिन कमजोर होकर कैटेगरी 2 के तूफान में बदल गया है। इस तूफान के इस सप्ताह अटलांटिक महासागर के पश्चिम में बढ़ने के साथ बड़े तूफान में बदलने की आशंका है। ये तूफान नॉर्थ कैरोलिना के केप हैटरेस से करीब 720 मील की दूरी पर है और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से बढ़ रहा है। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। कजाकिस्तान के शिपकेंट में खेली जा रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की रश्मिका सहगल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रश्मिका ने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। वहीं ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।